में बुलाया है। तो मैं चाहूंगा कि महमूद पाचा साहब अब आप लोगों के सामने अपनी बात रखें, और उसके बाद में देखिए इस प्रोग्राम का इस तरीके से रहेगा कि महमूद पाचा साहब आप सबको क्या कानूनी पोजीशन है वो बताएंगे, और उसके बाद में इंशाल्लाह आप लोग भी अपने सवालात जनाब महमूद पाचा साहब से कर सकते हैं। जो भी आपके सवालात हों उसका जवाब जनाब महमूद पाचा साहब आपको देंगे। आवाज नहीं आ रही है? नहीं, आवाज आ रही है, सारे माइक्स म्यूट हैं, आवाज बिल्कुल आ रही है। ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे तो चंद बातें ही करनी है, उसके बाद आपके सब सवालात लेने। हेलो 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 जी। तो पहली बात तो ये है कि हम महाराजा इकराम ने साफ तौर पे बोला है कि जिस मुल्क हर एक को मुल्क का कानून जो है उस पर अमल दरामद करना है और उसी के हिसाब से आज़ादारी करनी है। तो हमारे मुल्क का कानून क्या है, पहले मैं वो उस पर, ये सब बातें इसलिए बताई जा रही हैं आपको कि आप लोगों को पता रहे, अगर कोई अधिकारी या प्रशासन का या पुलिस का आपसे कोई बात करता है या आपको किसी से डिस्कशन करनी है आज़ादारी के लिए या जुलूस बरामद करने के लिए या मातम या जो भी अरकान करने हैं उसके लिए, तो आपको कानूनी समझ होनी चाहिए। महाराजा इकराम की भी बात को सर आंखों पे रखना है और मुल्क के कानून को। तो पहले तो महाराजा इकराम ने आज़ादारी करने से मना नहीं किया बिल्कुल भी, बल्कि मुल्क के कानून के हिसाब से आज़ादारी करनी है। पहले तो एक बात मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ। दूसरा, जो मुल्क का कानून होता है, हमारे देश भारत में जो संविधान के हिसाब से जो कानून ले डाउन किया जाता है वो सुप्रीम कोर्ट है। लॉ ऑफ द लैंड कहा जाता है कोई भी चीज सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला कर देती है उस पर। और सुप्रीम कोर्ट कोई कोर्ट ऑफ अपील है और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। हर एक इंसान अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स लेके सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है और ये जाना भी नहीं चाहिए। तो अगर किसी एक टॉपिक पे सुप्रीम कोर्ट ने कोई कानून बना दिया तो उससे मिलता जुलता जो भी टॉपिक होगा या वही टॉपिक होगा उस पे सबको अमल दरामद करना होता है। ये नहीं कि हर एक आदमी अपना, अगर दुकानें डीसील करने के लिए, जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूं, अगर दिल्ली में दुकानें सील हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने अगर एक दुकान का केस खोल दिया तो उसी के मुताबिक जो उसी हालात में दुकान थी वो सारी दुकानें खोलने के लिए सरकार मजबूर होती है, क्योंकि ये हमारे मुल्क का कानून है, आईन है। दूसरी एक बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो एनडीएमए के तहत ये जो लॉकडाउन की जो गाइडलाइंस हैं, ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है पार्लियामेंट का, उसके मुताबिक ही ये पूरे मुल्क में बंद करने की या क्या रिस्ट्रिक्शंस लगानी है या क्या रिस्ट्रिक्शंस खोलनी है, इसकी ताकत सिर्फ और सिर्फ होम मिनिस्ट्री और सेंट्रल गवर्नमेंट की होम मिनिस्ट्री को है। अब होम मिनिस्ट्री ने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं, तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है होम मिनिस्ट्री की, उस पे ही अमल करना पूरे मुल्क में जरूरी है। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट तो किसी और जगह लॉ एंड ऑर्डर, जैसे पुलिस जो है हर एक स्टेट की अलग अलग स्टेट के हाथ में ही है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ताकत है हर एक मुल्क की पुलिस के ऊपर नहीं है, हर एक स्टेट की पुलिस के ऊपर बिल्कुल नहीं होती। मगर स्टेट गवर्नमेंट जो है एनडीएमए के तहत मानने के लिए मजबूर हैं। जो कोविड की या कोई भी डिजास्टर मुल्क में आता है उसके लिए हर एक स्टेट जो है, हर एक स्टेट गवर्नमेंट केंद्र सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की हर एक डायरेक्शंस मानने के लिए मजबूर हैं, कानूनी उनके लिए लाजमी है। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइंस जारी की हैं, तो आप लोग देख रहे हैं प्रधानमंत्री साहब ने भी बोला है, और अगर आप अपना टेलीफोन मोबाइल किसी को मिलाएंगे तो सबसे पहले जो बात आती है वो ये आती है कि अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो पहले कुछ दिन तो करीब 2 महीने लॉकडाउन की प्रक्रिया थी, मतलब बंद करने का तरीका सरकार बता रही थी और बंद करवाना चाहती थी सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे मुल्क में। उसके बाद अनलॉक की गाइडलाइंस शुरू हो गई हैं, जब केंद्र सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट ये चाहती है कि अब ये पूरी तरीके से खोल दिया जाए।
जो कोविड वायरस के लिए जो बंदिशें थी वो हटा ली जाए, इसीलिए अनलॉक, एक तो लॉक और एक अनलॉक। तो अब खोलने की प्रक्रिया जारी है। केंद्र सरकार ये चाहती है कि ये सारी चीजें खोल दी जाएं। तो एक तो बुनियादी तौर पे ये बात हमें जहन में रखनी है कि अब सरकार ये चाहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कानून के हिसाब से, कि ये सारी रिस्ट्रिक्शन, सारी बंदिशें खोल दी जाएं धीरे धीरे करके, कुछ बंदिशों को छोड़कर। दूसरी बात यह है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स इसके बरक्स जाके, तो जो सेंट्रल की गाइडलाइन है उसमें लिखा भी है कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के बरक्स जाके उसके खिलाफ जाके कोई ऑर्डर्स नहीं कर सकती। तो मैं ये देख रहा हूं कि बहुत सारी जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश खास तौर पे है, वो ऐसी गाइडलाइंस जारी कर रहे हैं जो कि केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के खिलाफ या खिलाफ है। दिल्ली सरकार ने भी कुछ ऐसी गाइडलाइंस जारी की हैं। तो ये कानूनी तौर पे गैर कानूनी है, लेकिन क्योंकि कोर्ट अभी इस पे ऊपर फैसला नहीं कर रही, तो एक कानूनी जो समझ है आम इंसान की, वो इस पे लागू होती है कि सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट है। जो अब मैं सुप्रीम कोर्ट का जिक्र कर रहा हूं आपसे, उस पे आता हूं मैं अब। सुप्रीम कोर्ट ने पुरी में जो जगन्नाथ रथ यात्रा होती है, उसके तहत ये ऑर्डर किया था कि वहां पे जितनी भी झांकियां निकलती हैं, जितने रथ निकलते हैं, उसमें 500-500 लोग जो है रथ खींचने के लिए या जुलूस में शामिल होने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था। अपना जहन लगा के सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ये ऑर्डर किया था, हुक्म किया था। ये हुक्म कब किया गया था? जब 25 जून थी, जब मुल्क में पूरा माहौल ऐसा था कि बंद करना है सब कुछ। ये उससे ज्यादा सख्ती का टाइम था जो आज है। आज तो रेल खोल रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोल रहे हैं, दुकानें खोल रहे हैं, मॉल्स तक खुल रहे हैं, अब तो सब चीजें खोलने की तरफ है। दूसरा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हुक्म हैं वो बुनियादी तौर पे ये हैं, एक तो उन्होंने रिलीजियस एक्टिविटीज खोल दी सेंट्रल गवर्नमेंट, और बुनियादी तौर पे हुक्म ये है कि एक तो लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, दूसरा लार्ज गैदरिंग्स नहीं होंगी। अब लार्ज गैदरिंग्स क्या होती हैं वो भी समझ लीजिए आप। पहली चीज ये कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि 500 तक एक जुलूस के साथ शामिल हो सकते हैं, लेकिन हम लोग जो हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भी और ज्यादा कड़ाई से पालन करना चाहते हैं, क्योंकि हम हुसैनी लोग हैं। तो उसमें हम ये चाहते हैं कि जो भी जुलूस बरामद हो उसमें, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा था पुरी वाली जजमेंट में, जगन्नाथपुरी वाली में, कि कितनी दूरी पर रहना है एक दूसरे से, लेकिन जो हम लोग जुलूस बरामद करें उसमें मेरी गुजारिश ये रहेगी कि हम 2 गज दूरी बना के रखें, क्योंकि वो हेल्थ की और डॉक्टर्स जो कह रहे हैं उसके हिसाब से। दूसरा, मास्क लगा के रखें, जब भी आप 2 गज दूरी बना रहे हैं उसके बावजूद भी मास्क भी लगा के रखें। और सैनिटाइजर्स, जहां भी जुलूस बरामद होता है वहां मैं ये गुजारिश करूंगा कि एक तो साबुन और पानी का इंतजाम करने के लिए सरकारों को बोला जाए। अगर सरकारें नाकाम रहती हैं तो आप पानी और साबुन का इंतजाम करें। हर एक इंसान जो जुलूस बरामद करना चाहता है या आजादारी के किसी भी फंक्शन को में शामिल होना चाहता है, तो वो अच्छी तरीके से हाथ धोए, और एक मतलब 20 सेकंड का है तो 40-45 सेकंड तक हाथ अच्छी तरीके से धोए। और हम लोग तो सब वजू करके ही निकलते हैं, तो वो एक फायदा है ही कि घरों से जब वजू करके निकले तो साबुन से हाथ पैर धो के निकले, तो वजू के टाइम भी साबुन का इस्तेमाल कर लिया जाए। तो अगर मजहबी तौर पे इसकी कोई गुंजाइश या मनाही नहीं है तो साबुन का इस्तेमाल करके भी वजू कर लिया जाए तो बेहतर रहेगा। हैंड वॉश कर लें फिर वजू कर लें, या हैंड और माउथ साबुन से कर लें, फिर उसके बाद वजू कर लिया जाए, ताकि सेहत का हिसाब भी ठीक हो जाए और मजहबी अरकान भी ठीक से हो जाए। दूसरी बात, हर एक जुलूस जहां बरामद हो, आजादारी का कोई भी फंक्शन हो, वहां पे डॉक्टरों का भी मुनासिब इंतजाम किया जाए, जो कि जो रैपिड टेस्टिंग है वो कर लें, टेम्परेचर लेने की जो प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है, साथ के साथ सैनिटाइजर्स भी रखें, और ऐसा सैनिटाइजर रखें जिसमें पैर से दबा के वो स्प्रे निकलता है, तो वो बेहतर रहेगा। दूसरा, सरकार से आप लोग ये भी गुजारिश करें कि ज्यादा से ज्यादा चूना और जो छिड़काव होता है, छिड़काव वो भी किया जाए, और पानी पीने का भी साफ इंतजाम, साफ गिलास वगैरह डिस्पोजेबल्स आप करें, और जितने भी डिस्पोजेबल गिलासेस होते हैं उनको भी जमा इकट्ठा एक जगह करके बहुत ही सावधानी के साथ, जो गाइडलाइंस हैं इसकी, ये जो बायोमेडिकल वेस्ट की गाइडलाइंस भी मैं आपसे कहूंगा कि आप सब लोग पढ़ लें, तो
वो, और दूसरा जो बाथरूम्स का और टॉयलेट्स का जो इंतजाम है वो भी बेहतरीन तरीके से किया जाए। तो ये सब चीजें अगर आप फॉलो करके रखेंगे तो पूरी तरीके से कानूनी होगा। आप लोगों को सभी सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है वो अपने हाथ में रखनी है और हर एक व्यक्ति को बताना है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से ऊपर कोई भी नहीं है, वो लॉ ऑफ द लैंड होता है। जब तक वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट डिसमिस नहीं हो जाती या उसको उससे बरक्स कोई दूसरी जजमेंट नहीं आ जाती, तब तक वो देश का कानून है। तो मुझे आप लोगों से यही बात करनी थी कि पूरी तरीके से कानून का पालन करके आजादारी की जाए। यही मजहबी तरीके से भी ठीक है जो महाराजा इकराम ने हुक्म फरमाया है, और यही भारत देश के कानून के हिसाब से भी है। कुछ जो गैर कानूनी, देखिए सरकार में जो अफसर होते हैं वो भी कई बार कानून को ठीक से नहीं समझ पाते, तो कई गाइडलाइंस ऐसी जारी कर दी हैं स्टेट गवर्नमेंट्स ने खास तौर पे, जो सुप्रीम कोर्ट के कानून के बरक्स हैं। तो ये आप उनको मेहरबानी करके प्यार से समझाने की भी कोशिश करें जो सरकारी अफसर आपसे बात करते हैं। तो मुझे फिलहाल इतना ही कहना था। कोई भी अगर सवाल पूछना चाहता है या कोई जी प्राचा साहब सलाम वालेकुम। आप हुक्म करें तो हम हेलो जवाब देने की कोशिश करें। प्राचा साहब सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाए। एम आई ऑडिबल? यस यू आर। मारूफ रजा बोल रहा हूँ मैं, बहादुर भाई जी फरमाइए। जी। देखिए आपने बड़ी अच्छी बात कही कि हमें महाराजा कराम का फॉलो करना है, बिल्कुल बेहतर बात है। हेलो जी जी आप, हम सुन पा रहे हैं, बोलिए बोलिए। हाँ, हमें महाराजा कराम की बात को फॉलो करना है, ठीक है। महाराजा कराम कह रहे हैं गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए, हम लोग बिल्कुल गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं। जब हमारा गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया हुआ था तो मस्जिदें बंद थी, हम लोग फॉलो कर रहे थे। आज गवर्नमेंट ने अनलॉक कर दिया है, हम लोग अनलॉक को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अब लोग कंफ्यूज इसलिए है कि उसको महाराजा कराम ने कहा है कि ठीक है आप उसको फॉलो कीजिए, हम फॉलो कर रहे हैं उसको। लेकिन जब मस्जिदें खुल गई हैं, लोग नमाज पढ़ रहे हैं, तो हम लोगों को अपने लोगों को बताना चाहिए, या जो भी गवर्नमेंट का आदमी, जैसे आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं तो उसको फॉलो करना चाहिए, तो हम उनको बताएं कि कोई भी आता है कि इट्स अ पार्ट ऑफ इबादत। हम लोग उसको अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं, उसको बंद कराना चाह रहे हैं, और अननेसेसरी हम लोग जा रहे हैं लोगों को एप्लीकेशन लेके, बताओ हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और धारा 144 लग गई है। धारा 144 जो होती है, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ अपनी नॉलेज के लिए कि धारा 144 जो है वो रोड के लिए होती है, घर के लिए किसी के नहीं होती है, या इमामबाड़ों के लिए नहीं है। धारा 144 जो है रोड पे लागू होती है। उसके लिए बहुत कंफ्यूज है लोग कि धारा 144 लगी हुई है, उसमें आप लोग क्लियर करिए कि धारा 144 जो है वो रोडों के लिए है, घर के लिए इमामबाड़ा के नहीं है। ठीक, मैं जवाब देना चाहता हूँ इसका। तो आप बिल्कुल मुनासिब फरमा रहे हैं। पहली चीज तो यही है कि हमने जैसे अर्ज किया था अभी कि जो रिलीजियस एक्टिविटी है वो अनलॉक गाइडलाइंस में खोल दी गई हैं, मस्जिदें खोल दी गई हैं। उसी तरीके से जो हमारी रिलीजियस प्लेसेस हैं, जो दरगाहें हैं या करबलाएं हैं या जो जितने भी ये हैं मस्जिदें भी हैं, इमामबाड़े हैं, वहां पे रिलीजियस एक्टिविटीज खोल दी गई हैं, लेकिन फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके। ये बात आप खास तौर पे ध्यान रखिएगा। एक बात। दूसरी बात, जो धारा 144 है उसमें इसलिए कहा, एक तो सड़क पे ये बात मुनासिब है, दूसरी बात ये है कि 4-4 लोग अगर एक साथ जा रहे हैं तो 4 लोग एक साथ जा सकते हैं, पहली बात। और जो दूसरे 4 लोग होंगे वो उनसे कुछ ज्यादा दूरी बना के रखेंगे, तब भी वो 4 लोग उन 4 लोगों के साथ नहीं होंगे शामिल जो 5 लोग नहीं होने चाहिए, वो है धारा 144। लेकिन अगर फिजिकल डिस्टेंस बना के रख रहे हैं तो आप अगर 2-2 मीटर या 3-3 मीटर का, तो वो 4 लोग भी एक साथ नहीं इकट्ठे हुए। ये बात आप ध्यान से समझ लीजिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जी जी। अगर 4 लोग हैं तो वो एक साथ नहीं होने चाहिए, लेकिन अगर 2-2 मीटर की दूरी पर एक दूसरे को से गैर जानिबदार लोग जा रहे हैं तो वो धारा 144 में नहीं आता। 2 मीटर की डिस्टेंस पे रहना आपस में अननोन लोगों का, वो धारा 144 में नहीं आएगा अगर हम सड़क पे भी जा रहे हैं। तो ये भी आप एक कानूनी पहलू है जो मैं आपको बताना चाहता था। लेकिन अगर बहुत ही पास रह के आप लोग जाएंगे, वो तो आप वैसे भी नहीं जा सकते, क्योंकि हम लोग 2 मीटर की डिस्टेंस रखना चाहते हैं, क्योंकि ये हेल्थ के लिए जरूरी है। बहादुर भाई, हम लोग लॉकडाउन के दौरान में ऐसा नहीं है कि
मौत भी हुई है लोगों की, लोगों ने अपने पर्सनल घरों में मजलिसें करी है, चेलों की मजलिस करी, 40वें की मजलिस करी, सब करा है। लेकिन अब मुहर्रम का टाइम आया तो लोग डर रहे हैं। नहीं, डर का इलाज तो अल्लाह ताला के पास है, इंसान के पास नहीं है। बिल्कुल ठीक लेकिन बात है। जो परमिशनें अगर पिछले सालों में ली जा चुकी थी तो उसी के बारे में जाना चाहिए। कोई अपनी तरफ से जाके मुझे मार करना और पैर मारना, वो बिल्कुल ना किया जाए, क्योंकि उससे जो शरारती तत्व हैं, गवर्नमेंट के अंदर भी तो बहुत सारे लोग शरारती होते हैं, कुछ ईमानदार अफसर होते हैं, कुछ बेईमान होते हैं, तो वो भी उसका नाजायज फायदा उठाएंगे अगर आप डर का मुजाहरा करेंगे। तो ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग जो बात कर रहे हैं राजा साहब, ये मतलब ये जो हमारी डिस्कशन है, ये रूल्स जो है ये यूपी के लिए और दिल्ली के लिए मतलब एक ही है या अलग अलग है? और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस जो है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस सबके ऊपर लागू होती हैं। जैसा मैंने कहा, सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आप पढ़ें जो एनडीएमए के तहत की हैं, वो सब पे लागू हैं, पूरे मुल्क पे लागू हैं। जो सरकारें, जो स्टेट गवर्नमेंट्स उसके बरखिलाफ जाके, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो लिमिटेड गाइडलाइंस है उसके बरखिलाफ जाके, वो उसमें भी लिखा हुआ है, शायद सेकंड या थर्ड लास्ट पॉइंट है वो, अगर आप लोग देखेंगे पॉइंट नंबर 9 है, पॉइंट नंबर 9 है, सेंट्रल यूनियन होम मिनिस्ट्री जो निकाल रखा है, सेकंड लास्ट पॉइंट है, स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ गाइडलाइंस। उसमें कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट शैल नॉट डाइल्यूट दीज गाइडलाइंस issued under Disaster Management Act of 2005 in any manner। मतलब इसको चेंज करके नहीं वो अब कर सकते, कुछ अगर कर रहे हैं तो वो इस कानून के भी खिलाफ है। नहीं, अगर हम लोग आपसे, जैसे हम लोग सपोज सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके इमाम बारगाह के अंदर अपने लोगों को बिठाते हैं, मजलिस स्टार्ट करते हैं, और सपोज हमारे पास आपकी जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन ऑर्डर्स है, हम लोग आपसे ले लें कॉपीज की, और कोई अधिकारी आता है उसको हम दिखाएं, तो वो उसको फॉलो करेगा? उसको देखिए, सुप्रीम कोर्ट को फॉलो करना कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, ये प्रधानमंत्री को सबको फॉलो करना है। वो अगर कोई कानून तोड़ना चाहता है तो वो आप भी तोड़ सकते हैं, मैं भी तोड़ सकता हूँ, पुलिस वाला भी तोड़ सकता है कानून, उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी जी। कानून तोड़ने से तो कोई किसी को नहीं रोकता ना, लेकिन कोई रोक सकता, कोई कानून तोड़ेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी, आप बात कीजिए, शुक्रिया बहुत बहुत, और लोगों को मौका दीजिए। ये अली बिल्डर साहब हैं, इनसे बात कीजिए, चचा से हमारे बैठे हैं। अनम्यूट कर लीजिए, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, अनम्यूट करिए, आप अनम्यूट नहीं है। अनम्यूट कर दिए, हाँ अब हो गए हैं, बोलिए बोलिए। अभी नहीं हुए, दोबारा स्विच ऑफ, अब दोबारा कराइए, दोबारा टच करिए उस पे आप। हाँ अब हो गए हैं, बोलिए। वालेकुम सलाम। एक तो आपको देख के बहुत ही खुशी होती है जब भी आपका दीदार होता है अली बिल्डर साहब, बहुत खुशी है। मौला आप लोगों को सलामत रखे। बहादुर अब्बास नकवी साहब भी आपके दरबार में बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा ये काम कर रहे हैं और सारी दुनिया में इसका अच्छा मैसेज जा रहा है। और मैं आपसे सिर्फ ये एक दरख्वास्त करूंगा, जैसे कि कुछ लोग यानी कि गलत अफवाहें फैला रहे हैं कि भाई नहीं ऐसा नहीं है, वो नहीं है। एक किसी ने बहादुर अब्बास नकवी साहब से तो टेलीफोन पर बातचीत करी होगी, तो वो उन्होंने वीडियो यानी कि इनके नाम से डाल रखी है, सैयद बहादुर अब्बास नकवी साहब के नाम से, और गलत मिसगाइड कर रहे हैं, जबकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले उन्हें समझ लेना चाहिए था, शायद कलकत्ते से, बंगलोर से, कहाँ से मुझे तो पता नहीं कहाँ से। तो बहादुर साहब से टेलीफोन पे बात हुई होगी और उन्होंने रिकॉर्डिंग कर ली इनकी, उस रिकॉर्डिंग को उन्होंने उस पर डाल दिया है, तो सुना के जो है। तो हम इसमें यही कहना चाह रहे हैं कि मैंने वो रिकॉर्डिंग नहीं सुनी है, मगर बहादुर अब्बास साहब मेरे बराबर में बैठे, वो तो कह रहे हैं कि वो रिकॉर्डिंग कर ली, तो वो कोई गलत बात तो कर नहीं रहे, वो अच्छी बात है, जो बात कहे उस पर वो खड़े हैं। और जहां तक उसको अलग तरीके से या गलत तरीके से पेश कर रहे हैं, तो हम सबसे ज्यादा अभी जितने भी लोग बैठे हैं, आप अच्छी तरह हमसे ज्यादा जानते हैं, हुसैनियत और यजीदियत जो है वो तो 1400 साल से, 1450 साल से है, और वो ना क़यामत तक रहेगी। कुछ लोग सिरातुल मुस्तकीम पे होंगे और हुसैनियत की तरफ होंगे, कुछ यजीदियत की तरफ पे भी तो होते हैं, उनको रहने दीजिए। हमें अपना काम करना है, उन्हें अपना काम करना है, और सबका फैसला अल्लाह ताला हश्र के मैदान में करेगा इंशाअल्लाह। आपने भी मिशन चलाया है, मुझे वो देख के बड़ी खुशी हो रही है। आपको ताबीयत करें सलाम के सदके में हमारी दुआएं आपके साथ हैं, और बहादुर अब्बास नकवी साहब के लिए भी हमारी दुआएं हैं, क्योंकि आप लोग मिलकर इस मिशन को चला रहे हैं, और हम हमेशा आपके साथ थे, हैं, रहेंगे इंशाअल्लाह।
अली बिल्डर साहब, आप तो इनकलाबी आदमी हैं। आपने जो है 50 साल पुराना करबला का कब्जा खाली कराया है। इंशाल्लाह अभी भी इस मिशन में आगे रहेंगे आप और कामयाबी मिलेगी। इंशाल्लाह आजादारी पूरी ताकत के साथ होगी, जैसे होती थी, और कानून के दायरे में होगी, कानून से हटके नहीं होगी। और कानून हमें इजाजत देता है कि हम लोग आजादारी करें। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है वो क्लियर है, उसमें कोई घुमाई फिरी बात नहीं है। तो लिहाजा अब अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट इसके खिलाफ जाना चाहती है तो हमें उसमें सीधी और सीधी बात यह है कि जब एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है आप उसे मानने के लिए बाध्य हैं। अगर उन्होंने पूरी जगन्नाथ के अंदर एक रथ को उठाने के लिए 500 लोग और प्लस साथ में इंतजामिया जितने लोगों को चाहे अलाउ करे, ये ऑर्डर किया है, और वो भी कब, जिस टाइम पूरे हिंदुस्तान में कर्फ्यू लगा हुआ था, पूरे भारत में कर्फ्यू लगे हुए थे, बहुत ज्यादा फैला हुआ था कोरोना। तो कोरोना के अनलॉक का टाइम चल रहा है, उस टाइम लॉकडाउन का टाइम चल रहा था। तो लिहाजा ये हमको समझना होगा कि ये सरकारें क्यों इस तरीके से, स्टेट गवर्नमेंट जो है ऑर्डर पास कर रही है, और क्यों वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पामाल करने पे तुली हुई है। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी भी है हमारी कि इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लागू कराएं। क्योंकि अगर कोई इंसान संविधान को तोड़ रहा है तो सच्चे देशभक्त होने के नाते, सच्चे हुसैनी होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन लोगों को जो सुप्रीम कोर्ट का कानून तोड़ना चाहते हैं उनको इस बात के लिए तैयार करें कि आप सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं तोड़ सकते, और हम सुप्रीम कोर्ट के, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की हिफाजत करने के लिए, संविधान की हिफाजत करने के लिए और अपनी रज़ाई की हिफाजत करने के लिए सबसे आगे खड़े हैं, ना कि पीछे। बहादुर भाई, हमारे रजा अब्बास साहब हैं, ये मुजफ्फरनगर से, पुराने से आपसे सवाल करेंगे, अगर करना चाहें तो उनके डाउट्स क्लियर करें प्राचा साहब। रजा अब्बास साहब बोल सकते हैं आप। नहीं, कोई बात नहीं, बात करें। सर एक क्वेश्चन है मेरा। हेलो हेलो सर, एक क्वेश्चन है मेरा कि जैसा आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आज़ादारी कर सकते हैं, बट ये नहीं पता कि इमामबाड़े में लोग कितने बैठ सकते हैं, उसके लिए कोई आप बताइए। जी बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा सवाल पूछा आपने जी। इसमें दो चीजें हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, मैंने अभी आपको अर्ज किया, वो जी कोई भी जुलूस निकाला जाता है मजहबी, जैसे जगन्नाथपुरी में निकाला गया था, तो उसमें एक झांकी के साथ या एक ताजिए के साथ या एक रथ के साथ 500 लोग तक हो सकते हैं। ये एक बात तय हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया। कब? अभी जैसा आप बताया हमने पहले भी, और बहादुर अब्बास साहब ने बताया, जब पूरी तरीके से लॉकडाउन जारी था। एक बात। दूसरी बात ये कि जो हिंदू कानून की गाइडलाइंस हैं वो लार्ज क्राउड्स इकट्ठे ना हो, उसके लिए लार्ज गैदरिंग्स को मना कर रही है। तो लार्ज गैदरिंग जो होती है वो उसके प्रोपोर्शनेट में होती है जितनी बड़ी आपकी जगह है, उसके हिसाब से ही लार्ज या स्मॉल गैदरिंग तय हो सकती है। अगर एक 5 बाई 5 का कमरा है तो उसमें शायद मेरे ख्याल से 5 आदमी भी लार्ज गैदरिंग हो जाएंगे। अगर आपके पास 2 एकड़ का मैदान है तो उसमें मैं समझता हूँ कि 5000 आदमी भी लार्ज गैदरिंग नहीं होंगे। तो ये लार्ज गैदरिंग जो होती है उसके हिसाब से होती है जितनी बड़ी जगह आपके पास अवेलेबल है। मगर हम ये कह रहे हैं कि जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है वो 2 गज की है। हम लोग गुजारिश ये कर रहे हैं अपने लोगों से कि उससे भी ज्यादा आधा गज और छोड़ के 2 मीटर की आप डिस्टेंस रख लें। जी जी ताकि लार्ज गैदरिंग का कॉन्सेप्ट हमें फिजिकल डिस्टेंसिंग से लेना है। 2 मीटर की जगह छोड़ के जितने भी लोग आए वो लार्ज गैदरिंग में नहीं होंगे। जी शुक्रिया। इसके लिए एक क्वेश्चन और था कि जो अभी बताया जा रहा है सब जगह के जुलूस नहीं हो पाएगा, तो बहुत डर सता रहा है इस चीज का। तो जुलूस क्या मुकम्मल तरीके से जैसे निकलता है वैसे निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा? नहीं, वही हम कह रहे हैं ना कि उस तरीके से जगन्नाथ का हम एग्जांपल क्यों दे रहे हैं आपको, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का। सुप्रीम कोर्ट ने जो कानून तय किया है वो सबके लिए बराबर है, सबके लिए है। वो जो उसके खिलाफ जाता है वो सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट करेगा, अवहेलना करेगा माननीय उच्चतम न्यायालय। तो जैसे अगर हम जैसे जुलूस निकालते हैं और कोई अधिकारी आके हमें रोकता है तो उस टाइम हम क्या करें सर? आप अपने हाथ में रखिएगा, उससे ये कहें कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट नहीं मानते तो इस पे लिख दें आप जजमेंट नहीं चलती, इस हमारे क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं चलता। और जैसे तरीके से ऐसा कोई लिख के नहीं देगा आपको, तो इससे आप समझ लीजिए कि वो गैर कानूनी काम है। ठीक है, शुक्रिया जनाब, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। राजा साहब मेरा एक सवाल और था लास्ट। फरमाइए। जैसे हम लोग जुलूस निकालते हैं, रेगुलर जुलूस निकालते हैं हर साल,
तो हम लोगों को इन्फॉर्म करना पड़ता है थाने वगैरह के अंदर, ठीक है, इन्फॉर्म करना पड़ता है। परमिशन तो ऑलरेडी हमारे पास है, इन्फॉर्म करना पड़ता है। अगर हम लोग इन्फॉर्म करने चाहते हैं वो लोग हमें मना कर देते हैं, उसके फिर उनके अंगेज जा रहे हैं हम लोग। इन्फॉर्म करने का और परमिशन लेने का फर्क आप खुद ही फरमा रहे हैं, आपको पता है। नहीं, परमिशन ऑलरेडी है। तो मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ, आपको जाने की क्या जरूरत पड़ती है पुलिस स्टेशन? नहीं, उनको इन्फॉर्म तो करना पड़ता है कि इस दिन हमारा जुलूस है। वो तो आप ईमेल वगैरह के जरिए से कर सकते हैं ना। ओके, शुक्रिया। पुलिस स्टेशन जब भी जाना चाहिए जब कोई बहुत बड़ी मजबूरी हो। बेचारे पुलिस वाले बड़े काम में मसरूफ होते हैं, उन्हें तंग नहीं करना चाहिए बार बार जाके। सर एक क्वेश्चन मेरा भी था सर, सेक्शन 144 भी एप्लीकेबल रहेगा, उसका क्या सॉल्यूशन रहेगा सर? सेक्शन 144 अगर आप सीआरपीसी खोल के पढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा कि वो एक खास हालात में लिमिटेड टाइम के लिए होता है। और सेक्शन 144 का जो कानून है वो ये है कि चार या उससे ज्यादा लोग, 4 से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठे नहीं होने चाहिए। 2 मीटर की दूरी पर जब आप लोग 2 मीटर से कम की दूरी पे आप जा ही नहीं रहे तो 144 के धाराएं कैसे लागू होंगी आपके ऊपर? 2 मीटर का डिस्टेंस अगर 2 आदमियों के बीच में है तो वो एक साथ नहीं होते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं समीर अब्बास बात कर रहा हूँ, सादात बारा मुजफ्फरनगर से, हिस्सा सादात से। जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे लोगों के बीच में बहुत ज्यादा खौफ है एक तरह का कि गाइडलाइंस नहीं मिली है, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में है बोल रही है फुल्ली, तो उसके अगेंस्ट में जैसे लोग यहाँ पे चाहते हैं कि हम आजादारी करें, लेकिन लोग जो हैं डरे हुए हैं कि कहीं स्टेट गवर्नमेंट उनके अगेंस्ट एक्शन न ले, तो उसके रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहेंगे सर? उसके रिगार्डिंग तो मैं क्या कह सकता हूँ, जो हुसैनी हैं जो आज़ादारी करने निकले हैं, इमाम हुसैन को करबला को याद करके अगर डर आता है किसी के दिल में तो मुझे फिर बड़ी हैरानी होती है उसके लिए। नहीं, जैसे यहाँ पे एक अफवाह सी फैली हुई है। डर किस बात का है पहले तो मुझे ये बताइए, आप अगर हुसैनी हैं तो नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, आज़ादारों के बीच में आपकी बात मैं भी नहीं कर रहा हूँ, उस इंसान की बात कर रहा हूँ जो हुसैनी होने के बाद, जो इमाम हुसैन की सुप्रीम कुर्बानी के बाद भी जी डर का मुजाहरा कर रहा है, तो फिर वो अजीब बात है। पहली बात तो ये हम कानून की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, डरते हम सिर्फ अल्लाह ताला से हैं। जी बेशक, ये हमारा ईमान है। तो डर का एक तो लोगों को यही समझाइए आप कि हम कर क्या रहे हैं, मातम और आज़ादारी का मकसद क्या है। जी इमाम हुसैन से निडरता सीखना पहला उसका है। अगर हम हक पे हैं तो यजीद सामने है, हजारों की फौज सामने है, तो अकेला इंसान भी उसके सामने खड़ा रह सकता है। बेशक, यही तो इमाम हुसैन की सीख है। अगर हम यही भूल जाएं, अगर हम मुहर्रम के टाइम पे यही भूल जाएं, जी बेशक, तो यहाँ पे जितने आज़ादार तो कोई मजहबी आलिम ही दे सकते हैं। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आई। जी आपके पास सुप्रीम कोर्ट की जो कॉपी है कैसे प्रोवाइड कराएंगे? अगर हमें इमाम हुसैन के रास्ते पे चल के अगर कुछ अजियत पहुंचती है तो हम खुशकिस्मत समझेंगे अपने आप को, मुझे तो ऐसा लगता है। बेशक सुप्रीम कोर्ट की जो कॉपी है ऑर्डर की है कैसे प्रोवाइड कराएंगे? बहादुर अब्बास साहब से और ये होस्ट से भी गुजारिश करूंगा कि वो मिसम साहब से कि वो भी अवेलेबल करा दें। अगर यहीं से अटैचमेंट के जरिए करा सकते हैं तो सब लोग डाउनलोड कर सकते हैं, स्क्रीन शेयर। हाँ, एक पीडीएफ भेज, हम लोग प्रिंट आउट निकाल लेंगे उसके। महमूद साहब, आपसे एक सवाल है, हैदराबाद से अली जाफरी। हाँ बोलिए। महमूद साहब, आपने मुझे आपके लीगल ओपिनियन की कॉपी दी थी व्हाट्सएप पे। हमने यहाँ पर हैदराबाद में सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस, मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी वेलफेयर तेलंगाना स्टेट से आपके ऑर्डर की कॉपी दी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जो जगन्नाथपुरी यात्रा का है 22 जून 2020, उसके जवाब में उन्होंने हमें सुप्रीम कोर्ट के दूसरा जजमेंट डॉक्टर निशिकांत दुबे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 3 जुलाई 2020 का रेफरेंस देके हमारी जो दरखास्त थी आज खारिज कर दी और जुलूस पर पाबंदी लगाई। ऑब्जर्व किया दूसरे जजमेंट में निशान दुबे के कि इट इज फर्दर मेड दैट clear in the judgment that puja of Jyotirlinga would not continue, but the same will be done by the temple trust and without allowing any general public. यहाँ इन्होंने हमसे कहा है कि रोजे आशूर का जो मरकजी जुलूस है हैदराबाद का, बीबी का इलम का, वो सिर्फ मुतवल्ली हजरात करें और अलम को रोड पर न लाए, अंदर आशुर खाने के अंदर बीबी के इलाके में ठंडा कर दे, जो कि 9 किलोमीटर की रूट रखता है।
तो हमने आपका जजमेंट के जब कोर्ट किया, आपका पूरा लीगल ओपिनियन मैं खुद लेके गया साहब से लेके, वो जो सबमिट किया तो उन्होंने हमें राइटिंग में डिसमिसल दिया। तो क्या हमारे पास ऑप्शन है हाई कोर्ट अप्रोच होने के? राइटिंग में डिसमिसल आप हमें भेजिए। हाई कोर्ट जाने की सलाह मैं अभी आपको नहीं दूंगा, पहले आप वो जो उन्होंने डिसमिसल का दिया है, फिर हम निशिकांत दुबे की जजमेंट और उसमें फर्क बताएंगे। आप वो मुझे राइटिंग का जो उन्होंने रिजेक्ट किया है वो व्हाट्सएप पे भेज दें, उस भी व्हाट्सएप पे मैं आपको उसका जवाब भेजता हूँ। मगर बुनियादी बात यह है कि आप लोग समझ लीजिए, ये जनरल पब्लिक और उसमें फर्क है, जो अज़ादार है जी जी, और जो पूजा अर्चना है वो उसमें भी फर्क है। हम लोग सब एक मुत्तहिदा परिवार की हैसियत से ये मातम करते हैं, ये कोई मनाने के लिए नहीं जाया जा रहा है, उसमें और इसमें फर्क है। तो आप मुझे, मैं उसका सही जवाब जब ही दे पाऊंगा जब मुझे आप रिजेक्शन ऑर्डर देंगे। अभी भेज दीजिए व्हाट्सएप पे आप, तो हम अभी पढ़ लेते हैं उसको। बिल्कुल बिल्कुल मैं भेजता हूँ। अस्सलाम वालेकुम अजमेर शरीफ से। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मेरी आपसे बहादुर अब्बास नकवी साहब से भी बात हुई थी, आपसे भी बात हुई थी कि मुहर्रम के मुतालिक से क्या करना है। जब हम वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर और लीगल ओपिनियन लेके एसपी अजमेर के पास गए तो उन्होंने कहा कि ये ऑर्डर सिर्फ जगन्नाथपुरी के लिए है, इसके अंदर हम मुहर्रम का कुछ भी नहीं कर सकते, और हमें जो अगर ऊपर से ऑर्डर नहीं आएगा तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। आप सुन लीजिए, सबसे ऊपर का ऑर्डर जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट का ही होता है। जी बेशक, ये हैदराबाद में भी उन्होंने लिख के दिया ना आपको, तो आप उनसे कहिए कि आप इस पे लिख के दे दें, इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे, कि हम पे लागू नहीं होता है। अब जैसे इन्होंने लिख के ही दिया है ना, ये हालांकि ये शरारत है हैदराबाद की गवर्नमेंट की, और ये असदुद्दीन ओवैसी साहब को इस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये हैदराबाद में ऐसा हो रहा है तो मुझे बहुत खास तौर पे दुख भी है। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास भी जाया जाए तो बेहतर रहेगा इसके लिए, कि ये क्या शरारत है जो बाकी पूरे मुल्क में कहीं भी मना नहीं किया जा रहा है। लोग जैसे अजमेर में भी लिख के नहीं देंगे आपको, वो शर्मा के पीछे हट जाएंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट नहीं करना चाहेंगे। तो ये शरारत भरा जो जवाब दिया है हैदराबाद गवर्नमेंट ने, अभी हम उसका क्लैरिफिकेशन जारी करेंगे। लेकिन इससे आपको एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का कानून हैदराबाद और बाकी सब जगह भी वो मान रहे हैं। अब उसका कुछ शरारत भरा जवाब दे रहे हैं तो हम उसकी क्लैरिफिकेशन अभी जी बिल्कुल, आपकी बेशक बात सही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ जगन्नाथपुरी का है, इसमें ये नहीं लिखा है कि ऑल रिलीजन्स आर अलाउड टू डू देयर मजलिस एंड मातम एंड जुलूस जो भी है। उसका आप शायद शुरू से नहीं देख रहे थे, एग्जांपल भी दिया था कि अगर एक जैसी स्थिति में कोई ऑर्डर पास होता है तो हर एक आदमी को लाजिम नहीं है सुप्रीम कोर्ट जाना, वरना सुप्रीम कोर्ट में पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। कम से कम 1 करोड़ लोग सुप्रीम कोर्ट में ही बैठे होंगे। जी जी, आपने जो कहा था, अगर कोई पुलिस वाला सुप्रीम कोर्ट का कानून नहीं मानता तो वो गुनाह कर रहा है। आप उसका गलत आदेश मानने के लिए बाध्य नहीं है कानूनी तौर पे। जी मैं आपको ये बता रहा हूँ, तो उनसे कहिए आप लिख के दीजिए और हमें बताइए कि आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानते। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, एक ऑर्डर सब जगह लागू होता है उस जैसी स्थिति में जो भी लोग हैं उनके लिए। वो कह रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो मानते हैं, लेकिन हम ये कैसे माने कि मुहर्रम हम आपको करने थे, क्योंकि ये जगन्नाथपुरी का है। और बाकी आपने जो जो बात कही थी हमने वो सब उन्हें बताया है और सारे पेपर्स लेके गए, उन्होंने हमें मना करा है। मना करने की उनकी कानूनी ताकत नहीं है, वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए इस बात को। तो अभी आगे के क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, क्या करना चाहिए? अगर कोई गैर कानूनी काम करता है तो उसके खिलाफ आपको आवाज उठानी चाहिए और कंप्लेंट करनी चाहिए पुलिस को, और अपना काम जारी रखना चाहिए। बाकी अल्लाह मददगार है, आप लोग करें, ये कोई गैर कानूनी काम नहीं होगा। नहीं तो इसके लिए वो कह रहे हैं कि आप ऊपर से सीएम से या हाई कोर्ट से हमें लाके दें। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर ना सीएम है ना हाई कोर्ट है, दोनों ऊपर नहीं है। जी बिल्कुल, आपकी बात बेशक सही है, लेकिन यहाँ पे यही बहस का के साथ अपनी बात रखें। ये पुलिस वाले जो हैं कुछ मनुवादी ताकतों के लोग भी होते हैं, तो वो आपको वैसे ही झूठ बोल के बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। जी आप लोग एक मजबूती से जाके उनसे बात करें कि ये आप इस तरह का गैर कानूनी काम नहीं कर सकते, आप हमें मजबूर ना करें कि हम आपकी बात ना मानें। तो जो लिखा हुआ अगर वो दे दें तो वो मैं आपको फॉरवर्ड करूं। आपको हमें दें तो हम फिर उनका जवाब देंगे। जी इंशाल्लाह, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आसिफ बोल रहा हूँ मऊ से। जी फरमाइए। जी कह रहे थे कि मैंने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से बात कर रहा था जुलूस को लेकर के,
तो उस पर उनका कहना है कि जो सरकार की गाइडलाइन आई है उसी गाइडलाइन के अनुसार आपको करना पड़ेगा, वरना जो धाराएं हैं वो लग सकती हैं। क्योंकि धारा 144 लगी हुई सेक्शन 144 वो रेगुलर जारी रहेगी और इमामबाड़ा भी खोलने की परमिशन यहाँ पे नहीं है, और ना ही सदर चौक पे आप ताजिया भी नहीं कर सकते। सारी बातों का जवाब हमने, अगर आपने हमारे बयान सुना होगा तो उसमें दे चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, पहली बात 144 का हम 2 मीटर की दूरी पर रह के चल रहे हैं, दूसरी बात, और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो नोटिफिकेशन है वो रिलीजियस एक्टिविटीज को परमिट कर रहा है, वो बहुत पहले ही आ चुका है, फर्स्ट ही तो अनलॉक 1 में। तो ये सब गैर कानूनी बातें हैं जो कि आपके लोकल अधिकारी कर रहे हैं, उनकी बात जो है गैर कानूनी है, इसलिए उस पर तवज्जो ना दें। तो हम उनको कैसे ये साबित करें कि ये गलत है? सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उस पर उनसे कहिए, लिख के दे दीजिए कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट नहीं चलती है। तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है वो आप हमें भेज सकते हैं क्या? जी हाँ, हम भेज देंगे आपको। ओके, ये आप थैंक यू। ये होस्ट से ले लीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं इलाहाबाद से बोल रहा हूँ। हमारे घर से एक कदीमी जुलूस कायम है जो तकरीबन 200 साल पुराना है। 24 घंटे का गश्त है जिसमें सुबह 5 बजे नमाज के बाद दुल्दुल निकलते हैं जो सैकड़ों इमाम बारगाहों में जाते हैं, और फिर वही रात में वो जुलूस का शक्ल हो जाता है। रात में चार अंजुमनें उसमें मातम करती हैं, जंजीर करती हैं। वो जुलूस टर्मिनेट होता है तो उसके बाद जहाँ से जुलूस टर्मिनेट होता है वहां से हम अपना गश्त तो रास्ते में करते रहते हैं, कई इमामबाड़े बीच में पड़ते हैं, वो हम पूरा करते हुए जहाँ वो जुलूस खत्म होता है फिर वहां से हम अपने घर वापस आ जाते हैं। इस बार इन्होंने ये कह दिया है कि आप अपने घर में सजाएं और बमुश्किल 5 लोग वहां रहें। खैर मैंने व्हाट्सएप तो कर दिया है डीएम साहब को, एडीएम साहब को, कमिश्नर सिटी मजिस्ट्रेट और एसएसपी साहब को। मेरे पास कोई रिप्लाई नहीं आया अभी इनका कि मैं उठा सकता हूँ या नहीं उठा सकता हूँ। तो राय क्या है, क्योंकि कल भी एक मीटिंग है, कल मैं इन्हें हार्ड कॉपी इनको हैंड ओवर करूंगा, हाथ साथ में ही दूंगा। सॉफ्ट कॉपी किसकी की? हमारे लीगल ओपिनियन और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की? जी मैंने वो उन्हें दे दिया था। तो अगर वो आपको मना नहीं कर रहे तो आप अपनी कार्रवाई करें। आप उनसे क्यों बात करने जाना चाहते हैं? अभी तो खैर कुछ मना ही नहीं है, वो कल उन्होंने मीटिंग में कॉल किया है, 30 कमेटी की मीटिंग है, देखें वहाँ क्या होता है, क्योंकि कॉल आई थी आपको आना जरूरी है। हाँ, तो आप लोग आपस में भी बात करके देख सकते हैं कि कुछ जगह पे इमाम बाड़े तक बंद किए जा रहे हैं, कुछ जगह पे आपको कह रहे हैं 5 लोग रखिए, कुछ और जगह पे कह रहे हैं कि फिजिकल डिस्टेंसिंग पे रखिए। तो ये आपस में भी जो एक जैसी बात नहीं है, इससे साफ जाहिर होता है कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपनी मर्जी से जो मर्जी किए जा रही है, तो कानून कुछ और है, वो कुछ और काम कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको मजबूती के साथ पेशकदमी करनी चाहिए। बहादुर भाई आप अपना बताइए, शाह मर्दा में आप लोग कैसे मैनेजमेंट मेंटेन कर रहे हैं? मेरा एक क्वेश्चन है, लोगों को उसकी हेल्प मिले। सर मेरा एक क्वेश्चन है। मैं आपको जो एसपी ऑफिस से जो ऑर्डर हैं या ये जो हमारे यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से जो ऑर्डर हैं कि मुहर्रम ना हो, मैं आपको वो भेज रहा हूँ, लिखित में दिया है उन्होंने। नहीं, जो नहीं बोल रहा है वो म्यूट कर ले अपना। जी, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पे लिखवा के लीजिए कि ये नहीं चलती यहाँ पे। उन्होंने अपना एक अलग ही उनके ऊपर लिख के दिया है पेपर्स के ऊपर। बहादुर भाई थोड़ा सा आप ये गाइड करें कि आप लोग शाह मर्दा जो प्रोग्राम आपने अरेंज किया है लास्ट में बताएंगे इंशाल्लाह। सबके सवाल हो जाए लास्ट में इंशाल्लाह बताएंगे। ओके, थोड़ी हेल्प मिल जाएगी उससे लोगों को। सर मेरा एक क्वेश्चन है, मैं लखनऊ से हूँ और मैं एक लॉ स्टूडेंट भी हूँ। तो यहाँ पे जैसा कि सुनने में आ रहा है कि सेक्शन 144 इम्पोज कर दिया गया है, तो सेक्शन 144 कैनॉट सर सप्रेस नहीं कर सकता लेजिटिमेट एक्सप्रेशंस को, और ना वो कर सकता है। बट ऐसे में हम ताजिया कैसे उठाएंगे, क्योंकि 4 लोग से ज्यादा अगर लोग ताजिया लेकर जाएंगे और फिर उसको आशूरा के दिन पुलिस रोकती है, तो उसमें हम क्या प्ली लें? देखिए, एक तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का आप प्ली लें, और 144 जैसे आपने सही कहा कि कुछ हालात में ही हो सकती है, क्योंकि हालात ऐसे खराब नहीं है तो वो गैर कानूनी तौर पे 144 लगाइए। दूसरा, जो बाकी सब लोग जलूस के साथ होंगे वो 2-2 मीटर की दूरी पे होंगे। यस सर। ताजिया उठाने वालों के अलावा अगर 4 लोग तो ताजिया मेरे ख्याल से ज्यादा उठा ही लेते हैं, 4 लोग से ज्यादा जो भी लोग होंगे वो 2-2 मीटर की दूरी पे होंगे, तो वो एक दूसरे के साथ नहीं गिने जाते। यस
अच्छा साहब, एक सवाल मेरा भी है। और सर, और पुलिस अगर मतलब जैसे करबला और दरगाह पे बैठ गई और वहां पे अगर रोका, क्योंकि वहां तो लोग इकट्ठा करेंगे, ये तो कम्युनिटी का एक वो है कि हमें अगर 2 लोग जा रहे हैं तो 2 ही जाएं, 2 से 4 ना हो। अगर गुंडागर्दी पे कोई उतारू है तो उसका तो Yes, sir. कानूनी, आप तो वकील है, कानूनी चारागोही की जाती है उसमें, लेकिन पुलिस का ये काम जो है गुंडागर्दी होगी, कानून के हिसाब से नहीं होगी। जी, एक सवाल मेरा भी है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हुजूर, जो सर्कुलेट हो रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सर्कुलेट हो रहा है, शुरू से आखिर तक उसमें सिर्फ वो यात्रा स्पेसिफिक है, उसमें किसी और का नाम नहीं लिया गया है। और इस बुनियाद के ऊपर जो गांव में, देहातों में, दूर दराज इलाकों में जहां पर इमीडिएटली कोई रिएक्शन नहीं हो सकता वहां के एडमिन के खिलाफ, तो वहां पर ये प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। अगर कोई ऐसी पिल दायर हो सकती कि जिसमें मुहर्रम स्पेसिफिक ऑर्डर्स होते ऑन द बेसिस ऑफ द ऑर्डर्स व्हिच हैव बीन प्लेस्ड बाय द ऑनरेबल कोर्ट फॉर यात्रा, तो वो चीज जो है मुहर्रम के नाम से अगर उसमें आ जाती तो वो जो है बहुत ही हेल्पफुल होती है, और उसकी कॉपीज जो हैं वो दूर दराज इलाकों में भी भेज दी जाती हैं। उसके बाद फिर किसी को हक ना होता। जब तक हम वहाँ से टेलीफोन करेंगे, किसी से बात करेंगे, आपको कांटेक्ट करेंगे, वहाँ का जुलूस तो रोक दिया जाएगा, रुक चुका होगा। हालात हो सकता है कि बिगड़ भी सकें, क्योंकि सब लोग एक तरीके से नहीं सोचते। तो इस सिलसिले में आप क्या राय है कि क्या ऐसी कोई पिल जाए, क्योंकि अभी वक्त है। सुप्रीम कोर्ट का जो कानून है वो ये है कि अगर एक के साथ किसी केस में ऑर्डर हो गया है तो बार बार सुप्रीम कोर्ट उस विषय पे सुप्रीम कोर्ट को तंग करना जरूरी नहीं होता। और जो लोग वकील है वो इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि लीगल प्रोसीडिंग क्या चीज होती है। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि अगर किसी को कानून नहीं मानना है, किसी पुलिस वाले को या प्रशासन को, तो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी ऑर्डर डायरेक्ट भी होगा तो नहीं मानेंगे। तो दोनों ही सूरतों में उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो इसमें बुनियादी बात यह है कि आप लोग भारत के संविधान के तहत बहादुरी के साथ, संविधान की जो सिस्टम है हमारा, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट सब पे मान्य हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर्स जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर्स से ऊपर हैं, उसको नजर में रखते हुए अपनी कार्रवाई, अपने अरकान जारी रखें। अगर कोई शरारत करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ, आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ, लेकिन ये जो मान आपकी लीजिए सलाह है वो हमने सुन लिए, उस पे हम मशवरा करके इस पे भी अमल करने की कोशिश करेंगे अगर मशवरा यही निकला। जज़ाकल्लाह। बस मैं यही सलाह हमने चाहता नोट कर ली। आपको मैंने व्हाट्सएप किया है सर, जो लिखित में दिया है उन्होंने। जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है, हम वो देख लेते हैं जी। अरे हाँ, एक सवाल करना है हुजूर। हेलो जी, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं यूपी सुल्तानपुर से बोल रहा हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो गाइडलाइन आई है, धारा 144 लगी है, ये गांव में जो अज़ा खाने हैं घर के बाहर ही बने रहते हैं, और जो मजलिसें होनी हैं वो अज़ा खानों में होती हैं, घर में करेंगे तो कैसे कर पाएंगे? तो मुझे इसके बारे में पूछना था कि अज़ा खाने के अंदर जो कोई भी अज़ा खाना जो है वो पब्लिक प्लेस नहीं होता है, वो आपकी अपनी जाती मिल्कियत है, वक्फ की होगी या आपकी जाती मिल्कियत होगी। तो जैसे आपका घर है वैसे ही अज़ा खाना भी जी। तो वहाँ धारा 144 लागू नहीं होती है बुनियादी तौर पे। जो सड़कों पे भी लोग जा रहे हैं, अगर वो 2 मीटर की दूरी पर जा रहे हैं या 2 गज की दूरी पर जा रहे हैं, तो वो भी धारा 144 की उसमें नहीं आते हैं सब। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। महमूद साहब, एक क्वेश्चन मेरा ले रहे हैं आप। बताइए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल ये है कि हमारे शहर में तो हमारी रजिस्टर्ड है, उसने जुलूस को उसको जिम्मेदारी होती है, उसने एविडेंस दिया कि हम जो है जुलूस उठाएंगे गवर्नमेंट। इस हाल में किसी और रजिस्टर्ड बॉडी से जरिए जुलूस को परमिशन लेते हैं या नहीं?
क्योंकि हम इसके बिल नहीं है। हमें आपका सवाल दोबारा बोलिए, हम सुन नहीं पाए। रजिस्टर्ड जुबान है, उसने गवर्नमेंट को दे दिया है अल्टीमेटम कि आपको कि हम जुलूस नहीं खाएंगे, और हमारी राय इसमें शहर की या उनकी राय इसमें नहीं है कि हम वही जुलूस खाना चाहते, हम उनके साथ राय में। तो कोई ऐसा रास्ता है कि हम किसी रजिस्टर्ड डी के थ्रू जिसका अल्टीमेट मतलब देश नियम अपन जैसे हम उठाना चाहें या गाइडेंस के थ्रू उठाना चाहते या जो भी जरिया हो? रजिस्टर्ड बॉडी नहीं है आपके यहाँ क्या, ये कह रहे हैं आप? नहीं, रजिस्टर्ड बॉडी है और रजिस्टर्ड बॉडी थ्रू हम उठते हैं। जो रजिस्टर्ड बॉडी जिसके जेर हम रूल्स उठता है, जो संचार करती है, उसने मना कर दिया है। नहीं, लेकिन तो हम चाहते हैं कि कुछ उठे। तो जो लोग नॉन रजिस्टर है वो भी उठा सकते हैं। कोई मजहबी जो आर्टिकल, मजहबी आज़ादी है, हर एक इंडिविजुअल इंसान को भी अपना मजहब फॉलो करने की आज़ादी है। कोई रजिस्टर्ड बॉडी किसी मजहब की ठेकेदार या जिम्मेदार नहीं हो सकती है अगर वो मजहब के तहत। लेकिन सर जुलूस तो रजिस्टर्ड, ठीक है, वो कोर्ट से परमिशन लेने की बात है। वो अधिकारियों से एक रिवायत करनी होती है कि अगर आप नहीं करोगे डर के तो फिर तो उसका कोई हल ही नहीं है। आपको करना है। तो पहले तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन से बात कीजिए कि वो इस तरह की का मुजाहरा कर रहे हैं। अगर वो नहीं मानते तो हर एक इंसान को हमारे अपने मजहबी इमामबाड़े में करो आप। अरे सब लोग क्यों बोल रहे हो भाई? कानून के दायरे में कर रहे हो। मेरा एक सवाल और था, समझ पाएंगे। रोड का मसला है, 4 आदमी ऊपर नहीं रह सकते। 4 आदमी से अगर रोड पे जा रहा है, 4 आदमी यहाँ है तो 2 मीटर की दूरी पे भी 4 आदमी खड़े हो सकते। सर तो अभी वकील साहब अस्सलाम वालेकुम। मीटिंग करके आपको फिर मैं पर्सनली कॉल कर सकता हूँ। जी जी ठीक है इंशाल्लाह। बहादुर भाई अस्सलाम वालेकुम। मैं बहादुर अब्बास नकवी साहब के भी कांटेक्ट में हूं। आप लोग पहले अपने माइक सब म्यूट कर दें प्लीज, डिस्टरबेंस हो रही है बहुत। तो माइक म्यूट कर दें। यहाँ पे मुझे आप लोग इजाजत देंगे? आप एडमिन साहब माइक म्यूट कर दें, सबके रेज हैंड करके क्वेश्चन कर लेंगे सब। तो अभी आप बहादुर साहब जवाब देंगे आपकी बातों का। मैं जरा एक जरूरी काम है उसको खत्म। हेलो, आवाज क्यों नहीं आ रही? अनम्यूट कर लेना। हेलो से खत्म हो जाएगा जी। अजीज काज़िम साहब कुछ आप सवाल पूछ रहे थे जी, बताएं अजीज काज़िम साहब। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। जी मिसम भाई, अजीज काज़िम साहब पूछ रहे थे कोई सवाल अभी? जी बताएं। जी मोहम्मद आसिफ साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मैं एक क्वेश्चन था मेरा कि जैसे हमारा रजिस्टर्ड है, हमारा यहाँ पर जुलूस दक्षिणपुरी ये इमामबाड़ा जी, तो यहाँ से हम हर साल डीसीपी से परमिशन लेते हैं किस और अपने एसएचओ थाने से भी। किस चीज जी, बट वो जो मुहर्रम की आजादारी के लिए जुलूस जो निकलता है हमारा, जो भी जितने भी सारे प्रोग्राम्स होते हैं सारे मेंशन होते हैं उसमें। जुलूस, देखिए 2 बातों में फर्क है। जुलूस बिल्कुल अलग चीज है, क्योंकि जो भी गाइडलाइंस आई हैं वो गाइडलाइंस मुहर्रम वाले दिन, मतलब कि मुहर्रम का मतलब हुआ 30 तारीख, आशूरे वाले दिन के लिए गाइडलाइंस हैं। और जो हमारा 1 तारीख से 9 तारीख जो शिया फिरके के अंदर हम लोग अपनी अज़दारी करते हैं, वो मुहर्रम के अंदर नहीं आता है। उस गाइडलाइंस के अंदर मुहर्रम का नोटिस जो भी मैंने देखा है, वो सारे नोटिस सिर्फ और सिर्फ 30 तारीख से मुताल्लिक हैं। ताज़िए और जुलूस की बात है, तो आप ताज़िए की बात कर रहे हैं या 1 तारीख से 9 तारीख की बात कर रहे हैं? सर मैं दोनों चीज की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मजलिस भी होते हैं इमामबाड़े में, वो आप कर सकते और हैं। जुलूस भी इमामबाड़े के अंदर मजलिस पे तो कोई पाबंदी नहीं है ना। इमामबाड़े के अंदर आप सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अपने तमाम गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए मजलिस कीजिए। कल बाबुल इल्म में भी ये फैसला हुआ है, वहाँ पर मजलिस हो रही है। अभी मुस्तफाबाद में भी ये फैसला तो जैसे शाहमदा के अंदर अच्छा, भी जो जैसे हमारी डीसीपी से परमिशन मिलती है
मजलिस के लिए परमिशन नहीं होती, जी, जी, जलूस के लिए जैसे हमें होती है, जब आप DCP रोड पे जाते हैं। मजलिस के लिए परमिशन नहीं होती, रोड के लिए होती है। अच्छा, मजलिस तो को लेकर जुलूस भी होगा हमारा, बोला गया है कि वो गलत बोल रहे हैं, वो गलत बोल रहे हैं। का हमारा सारा मेंशन होता है उसके अंदर 1 से लेकर 10 तारीख तक का। वो जो नोटिफिकेशन है, वो जो यूपी की भी नोटिफिकेशन है, कहीं की भी नोटिफिकेशन है, वो मुहर्रम जो है वो 30 तारीख से मुताल्लिक है। यहाँ तक कि राजस्थान का नोटिस मैंने पढ़ा है, वो 30 तारीख बाकायदा मेंशन है उसमें कि 30 तारीख बड़ोस 30 तारीख जो है, 30 तारीख में आप लोग जो है वो जुलूस या ताज़िया ना निकालें, ये है उसके अंदर। और सर जो इससे पहले जो आप अपनी बिल्डिंग के मुहर्रम के लिए है या फिर 1 से लेकर 10 के लिए है? ना ये 10 तारीख का है। आप नोटिफिकेशन देखिए, मुहर्रम के लिए है। मुहर्रम जो है, आप मुहर्रम देखिए, मुहर्रम जो है वो 10 तारीख जो होती है आशूरे का दिन, उसको मुहर्रम कहा जाता है। मुहर्रम 2.25 महीने को नहीं कहा जाता है। और सर एक चीज और, जैसे हमारा 7 तारीख को जुलूस होता है, करबला से आता है इमाम डे, वो उसका डिस्टेंसिंग है 2 किलोमीटर कम से कम जी। तो उसमें वो जुलूस लाया जाए या नहीं लाया जाए? भाई सोशल डिस्टेंसिंग अगर आप फॉलो करते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ तो उसको अलाउ करना चाहिए उनको। सोशल डिस्टेंसिंग मेन है। बहादुर भाई, अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके जुलूस निकालते हैं और उससे हमारी अज़ादारी को नुकसान पहुंचता है, तो किस जिम्मेदारी कौन लेगा? जुलूस निकालने से अज़ादारी को नुकसान पहुंच जाएगा? नहीं, अगर कोई आके हमारा उसमें ये करता है कि पुलिस हमें कोई अधिकारी अगेंस्ट जाती है हमारे के, नहीं आप गलत कर रहे हैं, लॉ के अगेंस्ट जा रहे हैं, आप रोकते हैं हम लोगों को। अभी आपको जैसे प्राची साहब यही बता रहे थे कि लॉ क्या है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है वो लॉ है। अजीज भाई जी बोलिए। अजीज भाई बहुत देर से जी, अस्सलाम वालेकुम जी, खैरियत है जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने जूम पे मीटिंग रखी और आप लोग आजादारी के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। अल्लाह आपको इसकी जज़ा दे। मैं ये कहना चाह रहा था बहादुर भाई, क्या कोई हेल्पलाइन नंबर वगैरह किस तरीके का आप लोग प्रोवाइड कर सकते हैं कि ऑन द स्पॉट अगर जरूरत पड़े तो आपको कॉल की जा सके? देखिए, अभी हमने जो हमारे अंजुमन हैदरी के मैनेजर हैं सारुल हसन साहब, और हमने अपना नंबर इसमें दिया हुआ है। मेरा ही नंबर मैक्सिमम मैसेज नहीं, दिया गया है। वो तो देखिए 1% आपका नंबर सबके पास है जी, बात तो ठीक है खैर, लेकिन फिर भी अगर हो सके कोई इस तरीके का हेल्पलाइन नंबर। ये आपका बहुत ही अच्छा सजेशन है, इसको अभी हम नोट डाउन कर रहे हैं। इंशाल्लाह मुहर्रम से पहले कोई हेल्पलाइन का जरूर इंतजाम करेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि जी वो मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि सारी हो चुकी हैं सब लोगों को जी, और इससे आगे तो समझता हूँ कि कोई और सवाल होने नहीं चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत ठीक है। मेरे 6 सवाल मुझे उनके जवाब मिल गए। ठीक है साहब, चलिए। जी, अस्सलाम वालेकुम बहादुर भाई। जी मानसलाम जी। मैं शादाब जैदी बिजनौर से। जी बिजनौर से। जी खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र जी। बहादुर भाई, बाकी तो सारे सवालों के जवाब माशाल्लाह सब लोग आपने दिए ही हैं और वकील साहब ने भी दिए हैं। मैं ये थोड़ा सा मेरा एक सजेशन ये है कि जिस तरीके, क्योंकि अभी जो लोग जा रहे हैं परमिशन के लिए, तो जाहिर सी बात है यूपी में तो बड़े सख्त कानून हैं और गाइडलाइन आपने देखी होंगी, तो उसमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस ऑफिसर जो हैं परमिशन नहीं दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से बेस्ट थोड़ा सा ये रहेगा कि अगर आप कुछ इस तरीके का कोई एक मेल ड्राफ्ट कर दें और जितने भी ये डॉक्यूमेंट हैं, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट, जैसे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, ओपिनियन लेटर है, एक ये रहेगा कि ये सारी चीजें सब लोग अपने अपने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, डीएम साहब को, एसपी साहब को, सिटी मजिस्ट्रेट को और सब लोगों को एक यहाँ से मेल कर दिया जाए, तो एक ये रहेगा कि हाँ भाई हमने इसके मुतालिक ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दे रखी है। क्योंकि थाने तहसील में जाने में क्या होता है कि जाहिर सी बात है जितने भी लोग हैं सब लोग बता रहे हैं कि कहीं से भी परमिशन नहीं है। तो एक अपना बचाव के लिए ये रहेगा कि भाई हमने ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कराई थी और इन्फॉर्मेशन दिया था, क्योंकि उधर से तो जवाब आना बहुत मुश्किल रहता मेल के जरिए। तो एक हमारे पास ये हो जाएगा कि हाँ ये हमने जो है डॉक्यूमेंट्री काम पूरा किया हुआ। ठीक है भाई, इसको इंशाल्लाह शादा भाई, इसको हम एक डॉक्यूमेंट बना के और इंशाल्लाह कल तक हम इसको जारी कर देते हैं, ताकि जो है वो उसमें जो भी आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सीक्वेंस में लगाने हैं जी और जो मेल
क्योंकि हर आदमी अपने हिसाब से फिर मेल लिखेगा। इससे बेहतर है कि एक मेल आप जो लीगल लैंग्वेज होती है वो थोड़ा अलग ही होती है जी, तो उसमें सपोर्ट मिल जाएगा इंशाल्लाह तैयार है। ठीक जी चलिए ठीक है फिर इंशाल्लाह। और एक बीच में सवाल आया था दरगाह शाह कहना चाह रहा था, मैं माफी चाहता हूँ बीच में बोल रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा था कि क्या एक मीटिंग ये दोबारा से की जा सकती है आप कल या परसों में? देखिए ऐसा है कि इसका मकसद ये रहेगा कि अगर जिस तरीके से आपने ये अभी सबको बताया है और अगर प्रशासन के पास जाते हैं तो जो जो दिक्कतें आती हैं कि वो ताकि आपके पास दोबारा पहुंच सके सारी बात। ठीक है इंशाल्लाह इसको हम अगर आप कह रहे हैं जैसा अगर सब इसमें वो हैं मेरा एक मतलब ओपिनियन है अगर हो सके। जी बहादुर भाई जी सही कह रहे हैं, बैठ के बात करेंगे सब तो आपस में कोई मसला निकलता है तो फिर डिस्कस हो जाएगा उस पर। ठीक है तो इंशाल्लाह इसमें जो है फिर 20 तारीख में हम शाम को इसको मीटिंग कर लेंगे और इसके अंदर तय कर लेते हैं फिर क्या करना है। और इसमें एक बात ये है कि जहां तक 144 का सवाल था जो कि पिछली बात हुई, तो बात ये है कि इमामबाड़े के अंदर क्यों 144 लागू नहीं होता। अब दूसरी बात ये है कि रास्ते की, तो रास्ते का बात ये है कि अगर 4 लोग मान लीजिए जा रहे हैं, चल के जा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जा रहे हैं, तो या 40 जा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जा रहे हैं, तो वो जो है वो 144 के अंदर नहीं आता है। वो कोई हर कोई अपने आप जा रहा है, वो इमामबाड़े जाए, वो कहीं जाए, तो रास्ते के ऊपर आप रोज देखते हैं कि कितनी ज्यादा गाड़ियों के अंदर आप देखते हैं कि हजारों हजार गाड़ियां चल रही होती हैं रोडों के ऊपर। तो उसके अंदर आप खुद देखते हैं कि अगर 144 की बात हो तो यूपी के अंदर क्या रोड बंद हो गए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। वो बात ये है कि अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग खत्म करके एक साथ रहेंगे, एक जगह ग्रुप बना लेंगे, तब ये बात होती है। और उसके अलावा देखिए जुलूस निकालने के बहुत तरीके हैं। बात ये है कि जुलूस निकालने का अभी मतलब उस लाइन पे बात नहीं हो रही है। बाकी जुलूस की बात ये है कि मान लीजिए कि आपको जो है फिजिकली अलाउड नहीं कर रहे हैं रोड पे, तो हर जगह मान लीजिए कारें हैं, 200 कारें इकट्ठा होकर जो है 200 कारों में अलम लगाकर जो है आदमी अपनी कार के अंदर बैठ के जो है और नोएखानी करते हुए जा रहा है। तो जुलूस हर चीज के लिए बहुत सारे तरीके हैं। इंशाल्लाह आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन से बात कीजिए कि देखिए प्रोग्राम होना है, अब उसकी मॉडलिटीज तय की जा सकती है किस तरह होना है। कानून के अंदर रास्ते हैं, ऐसा नहीं है कानून के अंदर कोई रास्ता नहीं है भाई। कानून के अंदर मैं मान लीजिए तो अभी बताया एक साहब 9 किलोमीटर का हैदराबाद के अंदर है। अब 9 किलोमीटर मान लीजिए उनके एरिया की 500 कार हैं, 500 कार के अंदर अपने अपने लोग मोमिन बैठ गए और वो अपना जो है जुलूस बरामद करके अपना लेके जा रहे हैं। आगे जो 4 लोग जो है जितने अलाउड हैं वो अपना ताज़ा लेके चल रहे हैं। और साथ में जैसे आप जामा मस्जिद से शाहमर्दा आते हैं लोग, तो उनके साथ में सैकड़ों कारें होती हैं, सैकड़ों बाइकें होती हैं, सब चीजें होती हैं। तो कानून हमें क्लियर ये बताया जाए, सरकार एडमिनिस्ट्रेशन अगर आपको ये बताए कि हमें ये परेशानी है तो उस परेशानी का रास्ता लीगल बताया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही ऑर्डर पास किया हुआ है, मगर उसके बाद अगर कोई अधिकारी ये कहता है जी मैं तो कोई आपको बात ही नहीं करूंगा और मैं आपको आजादी नहीं करने देना चाहता, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि वो एडमेंट है कि मुझे किसी भी हाल में कुछ नहीं होने देना है। तो फिर वो कानून की बात नहीं है, वो गुंडागर्दी की बात होगी। अगर कोई लीगल ओपिनियन पे बात नहीं कर रहा है, कोई सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी नहीं मान रहा है, कोई भाई ऐसा अगर होता है तो उस केस में क्या करना चाहिए? अगर ऐसा कभी होता है, जैसे आपने कहना कोई एडमेंट है कि मुझे ये चीज नहीं करने देना है, तो उस केस में क्या होना चाहिए? देखिए आमतौर पे तो हर जगह अपना अपना तरीका होता है विरोध करने का। और हम तो हुसैनी हैं, कभी भी जिंदगी में किसी हुसैनी ने ना कभी झगड़ा किया है, ना फसाद किया है, ना लड़ाई करी है। मगर जो पीसफुल तरीके से जो भी हो सकता है, मान लीजिए वो आगे कहता नहीं साहब आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं, जबकि वो झूठ है। इमामबाड़े के अंदर आप सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठे हैं, वो कहता नहीं साहब आप इमामबाड़े के अंदर बैठे हैं ये और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठे हैं, सारी कंडीशंस मान रहे हैं, फिर भी आप नहीं कर सकते हैं। तो फिर आप क्या कर सकते हैं? फिर तो आप हाथ जोड़ के यही कह सकते हैं ठीक है साहब हम गलत कर रहे हैं, तो कौन सी धारा में बंद करेंगे आप? हम बंद कर दीजिए, हम आजादारी अपनी जो है जेल में जाके कर लेंगे। मतलब लड़ना नहीं है, पहली बात ये, लड़ाई नहीं करनी है, पहली बात ये है। और बाकी जो है जो तरीके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताए गए हैं विरोध के, जो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके हैं उन्हीं को आप अपना सकते हैं, झगड़ा नहीं कर सकते। अच्छा भाई ये पूछना चाह रहा था, जैसे ये गाइडलाइन सुप्रीम की 30 के लिए है, तो उससे पहले 1 से 9 मुहर्रम के बीच में
जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि 5 लोगों से ज्यादा इमाम बारगाह में नहीं बैठने देंगे, तो उसके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा? जो वो जो कहा जा रहा है बिल्कुल बेहुदा बात है। वो इसलिए बेहुदा बात है, मुझे अभी जो राजस्थान से इन्होंने अजमेर शरीफ से भेजा है, उसके अंदर भी साफ उन्होंने ये लिखा हुआ है कि इमाम बाड़े के अंदर आप जो है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके आप अंदर लोगों को अलाउ करेंगे और उससे ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग खत्म हो जाए। तो सवाल ये है, मान लीजिए कि अभी अजीज काजमी साहब दौड़ली से हैं, वहां का जो इमाम बाड़ा है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भी 1000 लोग बैठ सकते हैं, तो वहां के इमाम बाड़े में 1000 लोग आराम से बैठ सकते हैं। और कहीं कोई छोटा सा इमाम बाड़ा है, वहां सोशल डिस्टेंसिंग से 50 बैठ सकते हैं। तो ये चीज आपको सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से करनी है और उसके अंदर हम लोग जो बात कानून में कही गई है उसको मानते हुए अपनी रज़ाई कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद में अगर कोई आपको रोकता है तो वो गैर कानूनी होगा। जी अजीज भाई। बहादुर भाई, मैं ये कह रहा था, क्या हम अपनी सोशल डिस्टेंसिंग की अगर वीडियोग्राफी भी करके रखें तो बेनिफिट रहेगा? देखिए ऐसा है, आप वीडियोग्राफी करें या ना करें, आप तो हुसैनी है, कभी कानून तोड़ते ही नहीं है, ये बात सब जानते हैं। तो ये तो वीडियोग्राफी उसे करके दिखानी है जो पुलिस वाला आप पे मुकदमा बनाएगा। अब वो भी सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ दिखाएगा, क्या करेगा, वो तब की बातें हैं। मगर बात सीधी सी है, जो अज़दाई करने जा रहा है वो तो इमाम हुसैन का मानने वाला है, और इमाम हुसैन का जो मानने वाला होता है वो पूरी तरह से जो लॉज होते हैं उनको अवॉइड करता है। तो इसलिए वीडियो वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। बेहतर। बाकी अपनी मर्जी के लिए आप बनाना चाहें बना सकते हैं, क्योंकि सच तो सच ही रहेगा ना। जब हम वायलेशन करेंगे को कोई केस बना। जी बहादुर भाई, अम्बेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये आज जो है वहाँ पे कलेक्ट्रेट में 11 बजे एक मीटिंग रखी गई थी। उस मीटिंग में कुछ लोगों को बुलाया गया था अम्बेडकर नगर के, मतलब 30-40 मोमिन गए थे। मैं तो नहीं गया था, लेकिन पता ये चला है कि जो 10 अगस्त की उत्तर प्रदेश सरकार की जो गृह मंत्रालय की गाइडलाइन है, उसी को उसमें पूरा वो सबको बताया गया है। मतलब डीएम साहब ने ये बताया कि हमें यही गाइडलाइन फॉलो करनी है अम्बेडकर नगर के शीओ। नहीं, उस गाइडलाइन के अंदर कहीं भी ये कहाँ लिखा है कि इमाम बाड़े के अंदर लोग अलाउ नहीं होंगे, बिल्डिंग के अंदर अलाउ नहीं होंगे? उस गाइडलाइन कहीं नहीं लिखा है। हाँ, उस गाइडलाइन में, वो गाइडलाइन मेरे भी पास है, उसमें कहीं नहीं लिखा है ये बात जी। अगर वो गाइडलाइन भी पढ़ रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है, जो गैर कानूनी है, उस गैर कानूनी आदेश में भी ये नहीं लिखा हुआ है कि इमाम बाड़े के अंदर जो है आप लोग अलाउ नहीं होंगे, दरगाह के अंदर अलाउ नहीं होंगे, मस्जिद के अंदर अलाउ नहीं होंगे। कहाँ लिखा है बताइए? अगर यहाँ के मोमिन ऐसा करते हैं इंशाल्लाह, तो थाने की तरफ से अगर कोई कार्रवाई है या ऑब्जेक्शन टाइप का कुछ ऐसा रहता है, उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? जैसे आप ये जो अजीज भाई ने कहा हेल्पलाइन वाला, ये अगर हो जाता है तो कम से कम आपसे राब्ता करके हम लोग एक हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जरूर हम डेफिनेटली एक हेल्पलाइन नंबर जारी करेंगे, डेफिनेटली जारी करेंगे एक हेल्पलाइन नंबर। मगर बात वही है जो हमने इससे पहले बताया था कि अगर आपको गैरकानूनी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन रोकता है, आपको लड़ाई नहीं करनी है, मगर जो गैरकानूनी तरीके से आपसे रोकता है तो आप उससे ये कह सकते हैं कि आप कौन से कानून से हमें रोक रहे हैं, आप बताइए। आप ठीक है, हम बिल्कुल हाथ जोड़ के आपको अपनी गिरफ्तारी दे रहे हैं, आप हम सबको ले चलिए गिरफ्तार करके, हम हाथ जोड़ रहे हैं ना आपके सामने, आप ले चलिए, मगर बताइए तो कौन से कानून के तहत ले जाएंगे? 144 बिल्डिंग के अंदर कब से लागू हो गई? इमाम बाड़े के लिए या दरगाह के लिए, मस्जिद के लिए तो अनलॉक 1 आया हुआ है, और अनलॉक 1 के बाद आज तक क्लोजर का ऑर्डर आया नहीं है कि आप इमाम बाड़ा बंद कर दें, मस्जिद बंद कर दें, दरगाह बंद कर दें, मंदिर बंद कर दें, कहीं ऑर्डर है नहीं। तो जब ऑर्डर ही नहीं आया क्लोजर का, तो ऐसे हालात के अंदर आप क्यों कह रहे हैं कि आप जो है कि आप यहाँ नहीं कर सकते हैं? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चीजें हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो लॉ ऑफ द लैंड है, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश में जब जगन्नाथपुरी के अंदर उन्होंने कहा, जिस टाइम बहुत सख्त कवानीन थे, उस टाइम उन्होंने कहा कि 500 लोग रथ उठा सकते हैं, मतलब जैसे हमारे यहाँ ताजिया होता है, और उसके अलावा भी जो तंजीम कमेटी है वो अपने लोगों को अलाउ कर सकती है जिनको को चाहे। तो अब इस हालात में अब आपको ये देखने की जरूरत है कि जब सुप्रीम कोर्ट का एक कानून आ चुका है तो उसके बरक्स कोई जाके क्यों कर रहा है, और अगर कर रहा है तो गैर कानूनी। चलिए ठीक है जनाब, बहुत बहुत मेरा सबके सवाल हो गए हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया।
और इंशाल्लाह 2 दिन बाद जो है हम लोग दोबारा एक बार जुड़ेंगे। और तब तक एक अभी जो यहाँ अभी जो मशवरे में बातें आई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जो यहाँ मशवरे में बातें आई हैं, शाहे मर्दा के लिए आपने बताना था, वो नहीं बताया। जी शाहे मर्दा के मुतालिक अंजुम भाई, ऐसा है कि हम लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। करबला के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सारी तैयारियां चल रही हैं। हम लोग बाकायदा करबला के अंदर स्क्रीन लगवा रहे हैं, जहां पर मोमिनीन गाड़ियों के अंदर आके बैठ के मजालिस को सुन सकते हैं। उसके अलावा दरगाह शाहे मर्दा के अंदर जहां पर हमारा पंडाल लगता है, वहां पर क्योंकि गैदरिंग इस बार जो है कम रहने के लिए है कि आप जो है लिमिटेड लोग रखें और सब चीजें रहें, तो अभी तक जो है कोर्ट की तरफ से पंडाल के मुतालिक आज सुबह कोर्ट में मामला लगा था पंडाल लगाने के लिए। तो पंडाल के लिए कोर्ट ने कहा कि भाई कितने लोग आप दरगाह के अंदर अलाउ होंगे, क्या होगा, क्या तरीका रहेगा। तो उस पर पुलिस से जवाब मांगा है और हमसे ये कहा है कि आपका 21 की शाम से प्रोग्राम होता है, 21 की सुबह में हम आपको पंडाल के लिए बताएंगे। उसके अलावा जब तक पंडाल के लिए मान लीजिए कि टाइम लगता है, तो उससे पहले हम लोग जो है हमारी अज़ादारी पूरी तरीके से इंशाल्लाह सोशल डिस्टेंसिंग और सबको मानते हुए दरगाह शाहे मर्दा के अंदर होगी और उसकी तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं। ठीक है बेहतर। अच्छा जनाब। हेलो जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर मैं ये बोल रहा हूँ आपसे जुड़ने के लिए आप कैसे जुड़ेंगे आपसे? अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आप अंजुमन हैदरी की वेबसाइट है दरगाह शाहे मर्दा.org, उस पर भी रब्ता कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ पर एक वेबसाइट अभी हमारी बनाई गई है, उसके ऊपर भी आप दरगाह शाहे मर्दा.org पे जाके आप ज्वाइन कर लें, फिर आपसे रब्ता कर लेंगे और हम आपको अपने ग्रुप वगैरह में ऐड कर लेंगे। बाकी मेरा नंबर आप लिख सकते हैं 93106 15037 15037। सर रिपीट करना एक बार सर, 1 बार रिपीट करना। 93106 15037। जी सर 93 सर प्लीज एक बार और कर दिए रिपीट सर। मैसेज पे लिख के डाल दो बहादुर। 93106 15037। 37। थैंक यू सर। ठीक है साहब। अच्छा साहब, सबको अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम बहुत बहुत बहादुर भाई, तुम्हारे दुआ। खुदा हाफिज। खुदा। वालेकुम अस्सलाम। खुदा हाफिज। खुदा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे आप सही नहीं है ना, पूरी मीटिंग आप बोल रहे हैं। हेलो।